चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। फ्राइडे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण धूप में एक पर्टिकुलर केस में परिवार में डेथ होने के कारण धूप में गया, लपट लग गई थी दोस्तों। सन स्ट्रोक, बहुत सीवियर सन स्ट्रोक था, तो मैं क्लास ले ही नहीं पाया था। हम लोग आज लेते हैं आगे का। आज हम बहुत अच्छी चीज़ स्टडी करने वाले हैं। आज हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्ट्रोक की। दोस्तों स्ट्रोक होता क्या है ना? आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक स्ट्रोक ब्रेन अटैक को कहते हैं, यानी ब्रेन में किसी प्रकार का अटैक हुआ है। अब ब्रेन का जो अटैक होता है वो कैसे होता है आपको पता है। यहाँ से हमने पढ़ा कि यहाँ पर हार्ट है और हार्ट से लेफ्ट साइड से ये ऊपर की तरफ आया, है ना, असेंडिंग एओर्टा, यहाँ पर आया आर्च ऑफ एओर्टा, यहाँ से दो ब्लड वेसल्स निकले दोनों साइड, ये आ रही है आपके ब्रेन के लेवल पर ब्लड सप्लाई को, सर्कल ऑफ विलीस, है ना। ये पूरा पर्टिकुलर सर्कुलेशन हुआ, सर्कल ऑफ विलीस के माध्यम से ब्लड को ब्रेन में पहुंचाया गया। लेकिन आपको एक विशेष चीज मालूम है, ब्लड ब्रेन बैरियर मालूम है ना। ब्लड को जितना ब्लड की आवश्यकता होती है ब्रेन को, उतना ही ब्लड लेगा वो, है ना। याद रखना दोस्तों, इसीलिए ब्लड का लेवल जो होता है वो तय होता है। लेकिन तय होने के बावजूद अगर इस प्रकार की कंडीशन डेवलप हो रही है तो दो कारण से होती है। या तो स्वयं ब्रेन में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण हो रहा, या पर्टिकुलर बॉडी में कोई दूसरा पार्ट है वहां से डेवलप हुआ है और उसके कारण वहां पर ब्रेन में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये दो तरह के प्रॉब्लम यहाँ पर ब्रेन के लेवल पर देखने को मिलेगी। किसी को भी किसी भी समय हो सकता है ना। आज वर्तमान परिस्थिति में किसी को भी किसी भी समय हो सकता है। ये तब उत्पन्न होता है जब ब्लड फ्लो ब्रेन के किसी एरिया में कट ऑफ हो गया, है ना। ब्रेन के किसी भी एरिया में ब्लड फ्लो कट ऑफ हो गया हो वहां पर। ऐसा कब होगा दोस्तों, है ना। ऐसा कब होगा भाई? आर्टरीज क्या काम कर रही है? आर्टरीज बेसिकली, प्रोटोकॉल याद रखिए, यहीं से जनरेट हो रहा है आपका, है ना। आर्टरीज यहाँ पर मेनली जब प्रोटोकॉल तय होने का आएगा तो यहाँ पर A1 का रोल क्यों है, A1 बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है समझ जाइएगा, है ना। आर्टरी का मेन काम होता है कि पर्टिकुलर जब ब्रेन में जा रही है तो ब्रेन में ऑक्सीजन और पर्टिकुलर न्यूट्रिशन को सप्लाई कर रही है। जब ये हो रहा है ब्रेन सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जब वहां पर ब्लॉकेज होगा, है ना। आपका काम क्या है? ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करना। इसकी डेथ हो जाएगी, यानी पर्टिकुलर उस ब्रेन वाले पार्ट में जहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर डेथ हो जाएगी उस पार्ट की। यानी जब ब्रेन सेल स्ट्रोक के दौरान वहां मर जाएगी दोस्तों, तो डेफिनेटली ब्रेन के उस एरिया में, पूरी बॉडी में जो एरिया कंट्रोल होता है वो एबिलिटी, मेमोरी, मसल कंट्रोल सारी लॉस हो जाएगी, है ना। ये प्रॉब्लम होती है। यहां पर क्या हुआ, ये आर्टरी है, ये आर्टरी यहां पर इस प्रकार से सप्लाई कर रही है ना। यहां पर बाइफर्केशन है, ब्रांचेस है, कई ब्रांचेस है ना, कई ब्रांचेस है। अगर मान लो यहां पर एक प्रकार से कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो गया, है ना, एक प्लेक्स का डिपॉजिट हो गया, दैट इज कॉल्ड इस्चेमिक थ्रोम्बोटिक अटैक, है ना। यहां पर क्या होगा, ब्लड वेसल का ल्यूमन सकरा हो गया, और सकरा हो गया तो क्या हुआ, प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए, जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, मिलना चाहिए, जो ऑक्सीजन सप्लाई मिलना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं मिल रही। और नहीं मिल रही उसी के कारण दोस्तों वहां पर ब्रेन का पर्टिकुलर पार्ट नेक्रोज हो जाएगा और तुरंत वहां पर डेथ हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी चीज होती है जब यहाँ ब्लॉकेज हो रहा है, तो ब्लॉकेज होने के कारण प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिल रहा है, उसी के कारण हो रहा है ना। तो पहला काम होगा ब्लॉकेज को दूर करना, है ना।
सर्कुलेशन को बढ़ाना और पर्टिकुलर एरिया में न्यूट्रिशन पहुंचाना, है ना। याद रखना दोस्तों, कोई भी व्यक्ति स्ट्रोक के कारण कैसे कैसे अफेक्टेड होता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि स्ट्रोक कहाँ पर उत्पन्न हुआ, ब्रेन के कौन से पार्ट में उत्पन्न हुआ, ब्रेन में कहाँ और कितना डैमेज हुआ, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रोक डिपेंड करेगा, ब्रेन स्ट्रोक डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के लिए यदि किसी को स्मॉल अमाउंट में वहां पर डैमेज हुआ है ना, याद रखना, तो केवल क्या होगा, है ना, बहुत ही माइनर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, है ना, टेम्परेरी वीकनेस देखने को मिलेगी, आर्म्स और लेग में नंबनेस देखने को मिलेगी। लेकिन यदि लार्जर स्ट्रोक हुआ तो क्या होगा, मान लो बड़े पैमाने पर, मान लो यहाँ पर बड़े पैमाने पर स्ट्रोक हुआ, क्या होगा, है ना, परमानेंटली पैरालाइज भी हो सकता है। यानी बॉडी का वन साइडेड या बोथ साइडेड, ज्यादातर वन साइडेड होता है दोस्तों, वहां पर उसके वन साइडेड का पैरालिसिस हो गया, स्पीक यानी बोलने की उसकी एबिलिटी वहां डिस्टर्ब हो जाती है दोस्तों। कुछ व्यक्ति तो स्ट्रोक से कंप्लीटली क्यूर भी हो जाते हैं, है ना। मेरे बड़े दादा, मेरे फादर, खुद जो लोग मेरे बहुत क्लोज है उन्हें पता है कि लास्ट टाइम जो कसरावत में सेमिनार हुआ था, थर्ड सेमिनार के पहले वाला, है ना, उस दौरान मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था। उसी दौरान जिस दिन फर्स्ट डे था उसी दिन एक्सीडेंट हुआ था और ब्रेन में उनको चोट लगी, तो उन्होंने बताया नहीं। लेकिन आफ्टर 8 days इज सडन गोइंग टू स्ट्रोक, उनका फर्स्ट साइड पूरा पैरालिसिस राइट साइड का हो गया था दोस्तों। और विद इन अ लिमिटेड टाइम में मैंने A1 का 1003 डोज दिया था, A1 का 1003 डोज दिया था। उसके बाद में एपीपी का 10,000 मैंने 3 डोज दिया था। याद रखिएगा, एपीपी का 10,000 3 डोज दिया था। ये दो मेडिसिन से क्विकली कंट्रोल हुआ था, तुरंत वहां पर रिजल्ट मुझे मिला था दोस्तों। इसके बाद में मैंने प्रोटोकॉल्स क्या दिए, प्रूवन प्रोटोकॉल्स आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। याद रखना, यहाँ पर जो एबिलिटी होती है पैरालाइज होने की, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि ब्लॉकेजेस कैसे हुआ। मान लो यहाँ पर ये कंडीशन हुआ, तो ऐसा कैसा, तो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक भी होता है। अब ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक मतलब अंदर ही ब्लड क्लॉट बन गया। ये ब्लड क्लॉट इतना खतरनाक नहीं होता, ब्लड क्लॉट छोटी छोटी बातों में डिजोल्व हो जाता है और डिजोल्व होकर कुछ ही दिनों में ऑटोमेटिकली वहां पर सबसाइड हो जाता है। यानी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता जितना इस्चेमिक थ्रोम्बोटिक अटैक या हेमोरेजिक लेवल पर होता है ना। तो पहला आपने देखा कि यहाँ ब्लॉकेजेस हो रहा है ब्रेन के लेवल पर, वो। दूसरा, यदि इस पूरे पर्टिकुलर ब्रेन के इस एरिया में यहाँ पर कहीं पर कैपिलरी बर्स्ट हो गई और ये पर्टिकुलर ब्लड कलेक्ट हो गया, तो अब ये कौन से ब्रेन के पार्ट में कैपिलरी बर्स्ट हुई है उस पार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर हेमोरेज हो रहा है, तो ये तो पर्टिकुलर ब्रेन के जो टिश्यूज है उस पूरे पार्ट को अफेक्टेड कर रहा है। अफेक्टेड कर रहा तो डेफिनेटली उस टिश्यू के लेवल पर प्रेशर इफेक्ट क्रिएट करेगा, है ना। वहां पर अलग अलग टाइप के प्रेशर इफेक्ट क्रिएट करेगा, वर्टिगो आएगा, चक्कर आएगा, वॉमिटिंग आएगा, नंबनेस आएगा, स्पीच डिफिकल्टी, लैंग्वेज डिफिकल्टी, मेमोरी का, मतलब आप देयर में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशन आपको मिलेंगे। मैं आपको 10 टाइप के सेंसेशन बताऊंगा, आप किसी भी ब्रेन स्ट्रोक के लेवल पर तुरंत पहचान जाओगे, यू आर द बेस्ट। मैं अपने आप को बोलता हूं, वी आर द बेस्ट, है ना। आई एम द बेस्ट नहीं कहता, वी आर द बेस्ट। हम ये फैमिली है, हम सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिल रहा है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर कुछ व्यक्ति इसीलिए कह रहा हूँ स्ट्रोक से तुरंत कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं, है ना। मोर देन 2/3 ऑफ सर्वाइवर में से कोई ना कोई इस टाइप की डिसेबिलिटी उसमें जरूर डेवलप होती है दोस्तों, है ना। इसीलिए थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक या इस्चेमिक स्ट्रोक, है ना, याद रखना दोस्तों, इम्बोलिक स्ट्रोक या इस्चेमिक ब्लड सप्लाई दोस्तों, ये पर्टिकुलरली वहां पर जब डेवलप होती है तो पर्टिकुलर उसके सारे सिम्टम इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि वो इस्चेमिक थ्रोम्बोटिक अटैक है, हेमोरेजिक स्ट्रोक है या फिर ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक है। ये 3 टाइप होते हैं जिसमें इसका इतना ज्यादा डेंजरस इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये 2 बहुत डेंजरस होते हैं दोस्तों। जिसमें हेमोरेजिक स्ट्रोक तो बहुत डेंजरस होता है ना। हम कहते हैं ब्रेन हेमोरेज हो गया और निकल गया ब्लड, कहते हैं हाँ बहुत शानदार रहा, ये बच जाएगा। लेकिन अगर मान लो नहीं हुआ तो, ब्लड अंदर ही कलेक्ट रह गया तो, है ना, कैपिलरी का लीकेज हुआ, लीकेज होकर पर्टिकुलर उस एरिया में ब्लड जम गया। अब जिस एरिया में ब्लड जमा है वहां प्रेशर इफेक्ट हो रहा, वो टिश्यू को नहीं मालूम कि ये पहले यहाँ पर ब्लड था, उसको नहीं मालूम क्योंकि कैपिलरीज में ब्लड बहता है, वह एक्सटर्नली नहीं होता, लेकिन यहाँ एक्सटर्नली हो गया। इसीलिए डेफिनेटली दोस्तों इस्चेमिक अटैक जब डेवलप होता है बहुत डेंजरस होता
है ना। याद रखना दोस्तों, ब्रेन को आपको मालूम है, ब्रेन को अगर कितने समय ब्लड सप्लाई मैक्सिमम अगर वहां पर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो डेफिनेटली ब्रेन का पर्टिकुलर टिश्यू में नेक्रोसिस होकर डेथ हो जाएगा, है ना। ब्रेन को होने वाली इनइंटरप्टेड या रिड्यूस जो ब्लड सप्लाई होती है दोस्तों, तो स्ट्रोक उत्पन्न होता है। इसी कारण ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई या तो बिल्कुल नहीं हो पाती या बहुत कम हो पाती है दोस्तों। इसी के कारण ब्रेन के सेल का डाई हो जाना, डेथ हो जाना। आज ये स्ट्रोक किसी भी सेरिब्रल ब्रेन की जो आर्टरी होती है, उस आर्टरी के स्ट्रोक मतलब ब्लॉकेज हो जाने के कारण, अर्थात इस्चेमिक स्ट्रोक, है ना। इस्चेमिक स्ट्रोक मतलब ब्लॉकेज हो जाने के कारण अगर हो रहा है तो इस्चेमिक स्ट्रोक डेवलप हो रहा है दोस्तों, या ब्लड वेसल की बस्टिंग या लीकेजिंग के कारण हो रहा है, जो मैंने आपको बताया दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, ये केवल कुछ एक्सपीरियंसेस के द्वारा ही आपको देखने को मिलता है और वहां पर टेम्पररी ब्लड फ्लो का डिस्ट्रप्शन होना पाया जाता है, और यही कारण है ब्रेन के अंदर ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक होता है ना। अगर ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होता है, ये तो बहुत सारे कारणों में होता है। हाइपरटेंशन में चले जाओ, डायबिटीज में चले जाओ, स्मोकिंग में चले जाओ, कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ वहां चले जाओ आप, है ना। प्रीवियस आपको पूर्व में भी कभी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक आया तो डेफिनेटली आपको इसी प्रकार के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, है ना। अगर आप कंप्लीटली सिम्टम को डायग्नोस करना चाहते हो तो आपको 10 टाइप्स के रिस्क फैक्टर और सिम्टम्स का डायग्नोसिस आपके टेबल प्रैक्टिस में करना पड़ेगा, है ना। ये पेशेंट आज सबसे पहले आपको ये 10 में से अगर 5+ चले जाता है, 10 में से 5+ अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं ये 5 तो है और ये छठा भी है, 5 के बाद छठा आया कि आप समझ जाओ इसको ब्रेन स्ट्रोक होने वाला है। इमीडिएट ट्रीटमेंट करना आप दोस्तों, जो मैं आज बताने वाला। एक स्ट्रोक तब उत्पन्न होता है जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है। हमें पता होना चाहिए, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई बढ़ाओ, है ना। याद रखना, स्ट्रोक के बारे में सोचना या समझना चाहिए, उसके साइन और सिम्टम को वॉच करना चाहिए। जब साइन और सिम्टम प्रारंभ होते हैं तो जितना समय गुजरता है उस पर वहां पर डिपेंड करता है दोस्तों। जो सिम्टम प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे ट्रीटमेंट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। आपका डिसीजन होना चाहिए कि वहां पर प्रोटोकॉल मुझे क्या तय करना है। P1 तय करना है, P4 तय करना है, A1 तय करना है, A3 तय करना है, W तय करना है, FPP तय करना है, क्या मुझे तय करना है। मुझे ऐसे ट्रीटमेंट कराना है जो वहां पर आर्टरीज या कैपिलरीज के लेवल पर जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो लीकेज हो रही है, पहला उस लीकेज को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी मेडिसिन का उपयोग करना है। दिमाग में याद कर ली मैंने आपको कौन सी ऐसी मेडिसिन बताई थी जो कहीं पे भी इकाइमोसिस को वहां पर तुरंत जो काइमोसिस होता है नीला पड़ जाता है ना। मैंने कहा था दरवाजे में उंगली आ गई, अडॉप्ट करा दो, एब्जॉर्ब करा दो। याद आया? अर्निका मोंटाना। फट से आपका दिमाग चलना चाहिए कि मुझे अर्निका मोंटाना को गाइड करना चाहिए। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो अर्निका मोंटाना के लेवल पर था, A1 और APP। इसीलिए याद रखिए, मेरे फादर के लेवल पर प्रूव कर चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं। अर्निका मोंटाना का 3 डोज मैंने हर घंटे पर दिया उनको, जैसे ही मुझे पता लगा कि ऐसा हो रहा है। रिकरेंस शुरू हो गया, उनका जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगे। एपीपी का 10,000 3 डोज दे दिया और हॉस्पिटल में जाकर एमआरआई कराया और उसके बाद घर लेकर आया 15 दिन में ठीक। आज वो दिन है, आज का दिन है। पूरे 2 सेमिनार हो चुके मेरे यहाँ, है ना। याद रखना, बोलने और अंडरस्टैंड, उनकी बातचीत से मुझे लगने लग गया था यार देयर में बी समथिंग गोइंग रॉन्ग ऑन हिज ब्रेन, उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है ना। अंडरस्टैंडिंग में ट्रबल हो रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ, मम्मी क्या बोल रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा था, है ना। पैरालिसिस या फेस की नंबनेस होना, आर्म या लेग्स में नंबनेस होना, एक या दोनों आंखों से दिखने में तकलीफ होना, लगातार हेडेक होना, वॉकिंग में ट्रबल होना, है ना। ये सारे कैरेक्टर पर हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, ठीक है। अचानक गुम होने की सी, बोलने का भी मतलब आप कोई चीज में बोल रहा हूं तो आपको कुछ समझ में नहीं रहा, नहीं नहीं नहीं, आप जो चीज बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहे, जो समझना चाहिए वो नहीं समझ पा रहे। ये पूरा का पूरा कैरेक्टर होता है। लेकिन यदि किसी को 10 कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस्चेमिक हार्ट स्ट्रोक इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक को डायग्नोसिस करेंगे तो वो कौन से होते हैं, हमें 10 पॉइंट्स को समझना पड़ेगा दोस्तों, और उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा प्रोटोकॉल निर्भर करता है। पूरा का पूरा प्रोटोकॉल आप ही बनाओगे, मैं आपको बताते जाऊंगा, आप बनाते जाओगे। याद रखना, यहाँ पर रिकरेंट एंड इंटेंस हेडेक होता है। रिकरेंट इंटेंस हेडेक ऐसा जिसको हम थंडर क्लैप हेडेक करते हैं दोस्तों। सडन एक्सप्लोरिंग होता है, एक्सकोरेडिंग पेन होता है, इतना खतरनाक पेन होता है, आप पकड़ लेते हो, बांध लेते हो, मतलब
60 सेकंड के अंदर ऐसा पेन होता है कि पेशेंट समझ नहीं पड़ता। वॉमिटिंग, है ना, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, तुरंत उसको वहां पर नौसिया वॉमिटिंग के सिम्टम आने लगते हैं। इतना सीवियर पेन होता है दोस्तों, पेशेंट हिल जाता है। वो कहता है मेरे लाइफ लॉन्ग पीरियड में मुझे कभी भी इतना डेंजरसली जो है मुझे कभी भी पेन देखने को नहीं मिला, कभी नहीं मिला। एक कैरेक्टर दिखाता है दोस्तों, है ना। इसीलिए यहाँ पर हर प्रकार के कैरेक्टर आप जब टेबल प्रैक्टिस में देखते हो तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। जब दूसरी बात देखोगे, अनएक्सप्लेन्ड फटीग, है ना, यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो जाता है, कोई भी काम नहीं कर पाएगा, सुबह उठेगा बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा, मूवमेंट करेगा तो पहले जिससे एनर्जी होती थी वो मूवमेंट नहीं होता, बिल्कुल लॉस ऑफ मूवमेंट होता है, बिल्कुल उसको ऐसी कंडीशन हो जाती कि कोई भी काम में मन नहीं लगता, बोलता मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, मेरे हाथ पांव को मूवमेंट कराने में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया है ना, ये याद रखना। तीसरा होता है कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड मेमोरी इश्यू, मतलब जो चीज उसको पहले अंडरस्टैंड हो जाती थी, हर चीज बोलने के पहले समझ जाता था, अभी उसको आंख कान नाक सब डिस्टर्बेंसेस हो गया, है ना, वो मेमोरीज इश्यू हो गए, वो पहचानना भूल गया, ये मैं कहाँ आ गया, मैं पहले तो यहाँ आया नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें कॉग्निटिव जो डिक्लाइन हो जाता है, उसका जो मेमोरी से रिलेटेड होता है कम हो जाता है। इसीलिए ऐसी कंडीशन में जो चौथे सिम्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, तुरंत आपको ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक वहां पर सीवियर नजर आ जाता है दोस्तों, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाता है। कई बार आप जब एमआरआई सीटी स्कैन कराते हो तो आपको बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक है, आप इसको ट्रीटमेंट लो, डिजॉल्व हो जाएगा, है ना, सिंपली डिजॉल्व हो जाता है दोस्तों, है ना। लेकिन जब आप कोरिलेट करते हो हार्ट से, तो हार्ट बीट वहां पर दोस्तों बहुत ही डेंजरस हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, पल्पिटेशन हो जाता है, बहुत ही इरेगुलर होता है, ऐसा लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, घबरा रहा है तो एकदम से उसका हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाता है ना। हार्ट बीट बढ़ता है ना तो याद रखना एलिवेटेड ब्लड प्रेशर यहाँ पर छठे सिम्टम के रूप में पाया जाता है। अचानक ब्लड प्रेशर अचानक जंप करता है, तो जब यहाँ पर इरेगुलर हार्ट बीट है, अचानक ब्लड प्रेशर जंप किया ना, विजन इंपेयरमेंट होना शुरू हो जाता है, आंखों से दिखने की क्षमता उसकी रिड्यूस हो जाती है, अचानक वहां पर सडन डाउन हो जाना शुरू होता है ना। यही कारण है जब ऐसी कंडीशन होती है तो सातवां कैरेक्टर आता है डिजीनेस एंड वर्टिगो, बैलेंस का इश्यू होता है, व्याकुलता हो जाएगी, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, चलेगा हाथ पांव चलेगा गिर जाएगा, एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज्यादा ऐसे केसेस में इन्हीं की वजह से होता है, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है दोस्तों, है ना। यही कारण है जब यहाँ पर नंबनेस को देखते हो, वीकनेस देखते हो, वन साइड ऑफ द बॉडी के लेवल पर हेमिपेरेसिस हो जाता है, याद रखना, हेमिप्लेजिया, है ना, याद रखना दोस्तों, नंबनेस होता है, वीकनेस होता है और साथ में एक साइड का पैरालिसिस हो जाता है ना। यही कारण है नौवां सिम्टम और लास्ट सॉरी 10वां सिम्टम यहाँ पर नजर आता है स्पीच इन लैंग्वेज डिफिकल्टी, बोलना ही नहीं हो पाता, उसको लैंग्वेज डिफिकल्टी होती है, उसका कंसंट्रेशन चला जाता है, वो क्या बोल रहा है, वर्ड जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाता, अटक के दूसरे वर्ड बीच में डालकर वो अपने वाक्यांश को पूरा करता है। इस सारे के सारे कैरेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, टोटल कैरेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यही कारण है जब मैंने प्रोटोकॉल तय किया था मेरे फादर को दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, केवल जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक दिया था मैंने और विद इन 15 डेज रिजल्ट बहुत सॉलिड मिला था मुझे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज थी, उनको इंजुरी के कारण वहां पर हुआ था, इसलिए एवन का 1000 लेने 3 डोज दिए थे, है ना, याद रख लेना। इसीलिए मैं समझा रहा हूं यहाँ पर सबसे बेस्ट, अगर मैं आपको प्लांट के बेसिस पर बताऊं तो मैंने जो प्लांट के स्टडी की है उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर S1 यानी नक्स ओमिका के लेवल पर, एकोनाइट नेपेलम, है ना, याद रखना, कोई भी अचानक ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिफॉर्मिटी अचानक डेवलप होती है और इसमें हिमोरेजिक का कंडीशन का ब्लड क्लॉटिंग का इतिहास होता है, एकोनाइट नेपेलस बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा, अगर कहीं पर हिमोरेज हो गया है उसको अडॉप्ट करना है, इंजुरी के लेवल पर अडॉप्ट करना है, इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी लेवल पर, अर्निका मोंटाना, और एक मेडिसिन बेलाडोना, याद रखना, अचानक आ रहा है ना, चमकदार ब्लड से रिलेटेड है बेलाडोना। और यही कारण है इन्हीं चारों प्लांट की स्टडी करके मैंने जब मेडिसिन निकाला था और वहां पर प्रोटोकॉल दिया था, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे दोस्तों। F1RE को मैंने 30 पोटेंसी में दिया था,
है ना। याद रखना S12 C13 दोनों में वेलोड होना है, आप सिलेक्ट कीजिए क्या करना है आपको, है ना। 200 डायल्यूशन में S12 C13 200 डायल्यूशन में वीकली देना है। A1 है ना, APP, P1, P4, WE, ये सारी मेडिसिन, A3, ये सारी मेडिसिन इंडिकेटेड होती है दोस्तों, है ना। इसीलिए इन मेडिसिन का उपयोग करना है। इसलिए जो मैंने प्रोटोकॉल निकाला दोस्तों, यहाँ पर जनरल टॉनिक अल्टरनेट वाई, ये बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट है। नेचुरल टॉनिक वाई C1Y, ये बहुत ब्रिलियंट। लेकिन अगर आप सिंपली अगर मान लो हीमोरेज हो गया तो क्या करोगे, इंट्राक्रेनियल हीमोरेज, है ना। याद रख लेना, इस कंडीशन में आपका पहला प्रोटोकॉल जो सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है S1 C1 A3 या A1 F1 B W, सेकेंड डायल्यूशन सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, सबसे टॉप क्लास रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखाता है ना। भूलना नहीं कभी भी दोस्तों, है ना। दूसरी बात, जब यहाँ प्रोटोकॉल तय कर रहे हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दो, है ना। यहां पर आप इसका अल्टरनेट कर दो S10 C3। मैंने आपको ब्रेन का लेवल बताया था, ब्रेन के टिश्यूज में अगर किसी प्रकार की डिफॉल्टी होती है या नर्व के लेवल पर होती है दोस्तों, तो यहाँ पर ये प्रोटोकॉल आप नेगेटिव दे दीजिए, S10 C3 C5 वाई नेगेटिव दे दीजिए, आपको और बढ़िया रिजल्ट नजर आएंगे, है ना। यहाँ पर आप हेड ऑयल का उपयोग करिए। अगर आप S12 को अंदर नहीं देना चाहते, हेड ऑयल में ऑलरेडी S12 डलवाता हूं मैं, है ना। आप देखो S12 का लेवल मैं आपको बता रहा हूँ बेलाडोना के लेवल पर, है ना। यही कारण मैं बता रहा हूँ, हेड ऑयल की अप्लाई कराइए आप। दूसरा, तीसरा, यहाँ पर बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलेगा S12 C1W का। यदि आप S12 C1W को D4 में स्मेल कराते हो या नेजल ड्रॉप बना के डिस्टिल वाटर बेस 10 ड्रॉप ईच तीनों को डाल दो, है ना। 100 ml में 10 ड्रॉप ईच या 30 ml में 2 या 3 ड्रॉप ईच डाल दो, अच्छे से मिक्स करके 2 बूंद दोनों नोज में डालाओ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट यहाँ पर नजर आता है ना। यहाँ पर F1 RE 30 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करेगी, S1 200 बहुत अच्छा काम करेगी, FPP 200 बहुत अच्छा काम करेगी, A1 या A3 200 बहुत अच्छा काम करेगी। ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव से सीखा है दोस्तों, है ना। याद रखना, अभी मैं एक पेशेंट में S12 C13 को 200 डायल्यूशन में दिया हूं। अभी फीडबैक आने के बाद बकायदा मेरा प्रिस्क्रिप्शन लेटर आपको डालूंगा, आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मैंने जो गाइड किया आपको सही किया या गलत किया, ठीक है। प्रोटोकॉल इसी के आधार पर निर्धारित कीजिएगा और रिजल्ट 100% अंक की चोट पे मिलता है। आप लोगों में से कई लोगों ने यहाँ पर लिए हैं प्रोटोकॉल के रिजल्ट, आप यूज कीजिएगा और फिर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो आज नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है उसका लास्ट चैप्टर है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नर्व का डिजनरेशन रिजनरेशन क्या होता है, उसको हम कैसे क्यूर करें। और जब क्यूर करेंगे हमको नजर आएगा, निकल कर आएगा कि देखो हमने क्यूरिंग कैपेसिटी जनरेट कर दी है ना। हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने जो पढ़ा, हमने नर्व के बारे में जाना, नर्व फाइबर के क्लासिफिकेशन के लेवल पर। अब हम केवल एक एक लाइन में क्लियर करके आगे बढ़ेंगे ताकि हम लोगों को पता हो कि प्रोटोकॉल हमें क्या देना है। सबसे पहले हमने अभी तक पढ़ा तो हमें ये नहीं पता है कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। मॉडर्न साइंस कहता है नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन 6 डिफरेंट सीरीज के आधार पर किया जाता है। 6 अलग अलग मेथड होते हैं, है ना। भाई साइंटिस्ट तो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, है ना। इसीलिए वो 6 डिफरेंट मेथड के द्वारा क्लासिफाइड करके उन्होंने पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पिरोकर एक माला बना दिया, है ना। अब कैसे क्लासिफिकेशन, सबसे पहले देखते हैं हम डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर जो है न्यूरॉन का, वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पहला महत्व रखता है, हम भी मानते हैं, बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर के बेस होने पर नर्व फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था 2 प्रकार के होते हैं, है ना। 2 प्रकार के क्यों होते हैं? पहला होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर के नर्व फाइबर जो होते हैं माइलिन शीट के द्वारा कवर्ड होते हैं, और जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं वो माइलिन शीट के द्वारा कवर्ड नहीं होते। सिंगल लैंग्वेज में हमने समझ लिया, है ना। अब आपको यहां पर जो बेसिक चीज होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आप याद रखिएगा, ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है,
यहां पर जो नर्व का सेंसेशन होगा बहुत स्लो होगा। माइंड कीजिएगा, नर्व का सेंसेशन बहुत स्लो होगा। लेकिन ये जो आपके नोड ऑफ रेनवे रहे हैं और जो पर्टिकुलर माइलिन शीट के जो बंचेस हैं, इनके ऊपर जो इंपल्सेस हैं वो जब जाएगी तो ये आपकी माइलिनेटेड नर्व फाइबर के लेवल पर और नॉन माइलिनेटेड के लेवल पर यही डिफरेंस होगा। यहाँ पर नर्व इंपल्सेस या कंडक्शन बहुत फास्ट होता है बजाय नॉन माइलिनेटेड के लेवल पर। इसलिए याद रखना दोस्तों, दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, कहां पर पाया जा रहा है ना, कहां पर पाया जा रहा है, सेल के लेवल पर यानी सोमेटिक नर्व फाइबर, या यहां पर विसरल या ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। आपको ये दो ही चीज याद रखना है, और ये इलेक्ट्रोमैथ के बेस में बता रहा हूं आपको। नर्व फाइबर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, सोमेटिक नर्व फाइबर बॉडी के स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है, यानी आपको पूरी बॉडी से स्केलेटल मसल्स के लेवल से जो भी सेंसेशन ब्रेन की तरफ जाएगा वो स्पेशल सोमेटिक नर्व फाइबर के माध्यम से जाएगा, सेल के माध्यम से, सोमेटिक नर्व फाइबर के माध्यम से जाएगा। लेकिन हमें ये पता है विसरल या ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। अब आपको प्रोटोकॉल देख लो, क्लियर, यहीं से समझ जाना है ना। जब आप किसी भी ऑर्गन के लेवल पर सोमेटिक नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करोगे तो D4 में स्टिमुलेट करोगे, है ना। आप इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, आप जब D4 अप्लाई कराओगे सीधे लोकली सोमेटिक नर्व फाइबर के लेवल पर काम करोगे। लेकिन जब इंटरनल ऑर्गन के लेवल पर जाओगे, किसी भी विसरा या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के लेवल पर जाओगे, ऑटोनोमिक नर्व फाइबर बॉडी के डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन में अप्लाई करता है, यानी वहां पर सप्लाई इसकी पाई जाती है। आप अगर डिफरेंट ऑर्गन के लेवल पर काम करना, आपको मेडिसिन को नेगेटिव करना है। D4 लोकल ऑर्गन पे, D6 जनरल ऑर्गन पे काम करती है। इसीलिए कुछ लोग ये बताते हैं कि D4 D5 D6 से बाहर नहीं जाना है, लेकिन कई बार कहते हैं कि 100 ml में 2 ड्रॉप डाल के पिला दो। ये क्या हुआ, ये कौन सा डाइल्यूशन हुआ, 1 लीटर में 2 ड्रॉप डाल के पिला दो, ये कौन सा डाइल्यूशन हुआ, है ना। इसीलिए हमें ये समझना है, सब इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात हुई है ना। याद रखना, जब डाइल्यूटेड मेडिसिन होगी वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है, कुछ लोग पोटेंटाइज करते हैं, कुछ लोग डाइल्यूट करते हैं, है ना। लाइटर डाइल्यूशन, हायर डाइल्यूशन, मिडिल डाइल्यूशन, सब, है ना। याद रखना, तो यहां पर जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के लेवल पर जाओगे नेगेटिव जाना पड़ेगा, याद रखना। इसीलिए यहां पर ये क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अब बहुत बार ये होता है ओरिजिन कहां से हुई भाई, इसकी क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, थर्ड टाइप का, है ना। ओरिजिन के बेसिस के आधार पर नर्व फाइबर भी दो प्रकार में क्लासिफाई किए जाते हैं। हमने क्लियर अंडरस्टैंड करा था पहले, है ना, पेरिफेरल नर्व फाइबर एंड सेंट्रल नर्व फाइबर, करेक्ट बोला था ना। क्रेनियल नर्व फाइबर क्या होता है ना, नर्व फाइबर जो ब्रेन से राइज होते हैं उसे क्रेनियल नर्व फाइबर कहते हैं, याद रख लेना। क्रेनियल नर्व के लेवल पर जो फाइबर आ रहे हैं ना वो क्रेनियल नर्व फाइबर होते हैं दोस्तों। इसीलिए अगर आप स्पाइनल कॉर्ड से देखोगे तो स्पाइनल नर्व फाइबर, है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होता है उसको स्पाइनल नर्व फाइबर कहते हैं। ये बेसिस है ओरिजिनेशन का, ये यहाँ पर ओरिजिनेशन ब्रेन से हुआ या स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन से हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा, और स्पाइनल कॉर्ड से हुआ तो आपकी बॉडी तक जाएगा। ये बेसिस के आधार पर आपने नर्व फाइबर को क्लासिफिकेशन कर लिया, ठीक है। चौथा देखिए, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, यानी नर्व का फंक्शन क्या है। नर्व फाइबर टिपिकली दो प्रकार के फंक्शन दर्शाता है, दो प्रकार में क्लासिफाइड कर दो, सेंसरी नर्व फाइबर, मोटर नर्व फाइबर। इलेक्ट्रोमैग्नेट का ट्रीटमेंट पूरे ने 6 के लेवल पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो ये चीजें मैं बहुत पहले बता चुका हूं। सेंसरी नर्व फाइबर सेंसरी इंपल्सेस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लेकर कैरी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और इस प्रकार के नर्व फाइबर को अफरेंट नर्व फाइबर भी कहा जाता है ना। याद रख लेना, अफरेंट नर्व फाइबर जो आपकी बॉडी से ब्रेन की तरफ जा रहा है, इसको आप अफरेंट नर्व फाइबर कहना। तो याद रखना, आपके बॉडी से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपके ब्रेन के लेवल पर हो रही है, S3C3 वर्वन, दो चीज हमेशा याद रखना, S3C3 वर्वन, S5C5 वर्वन, दो चीज, है ना। अगर सेंसरी नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यानी आपकी बॉडी से ब्रेन तक जो अफरेंट नर्व फाइबर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, S3C3 वर्वन देना, माइंड कर लेना।
दूसरी बात, अगर मोटर न्यूरॉन, अगर आपका सेंसेशन ब्रेन तक पहुंच गया है ना, और ब्रेन से जब आपके स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज आ रहा, अर्थात मोटर नर्व फाइबर, मोटर नर्व फाइबर मोटर जो इंपल्सेस होती है उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लेकर जाती है, और इस प्रकार के नर्व फाइबर को हम इफरेंट नर्व फाइबर कहते हैं, है ना। क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यहां पर कोई प्रॉब्लम है तो S5 C5 बढ़ना, याद रख लेना इस बात को। इसलिए आप मुझे बताओ यहां पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे कौन काम करेगा और सेंसरी नर्व पे कौन काम करेगा, है ना, याद रख लेना दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको नर्वस सिस्टम के लेवल पर डिफॉल्ट नजर आ रहा है, नेगेटिव में चले जाओगे तो दोनों काम करेगा, लेकिन नेगेटिव, एक सेंसरी लेवल पर, एक मोटर लेवल पर, माइंड कर लेना इस बात को, ठीक है। पांचवा, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन सिक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अभी ये सब चीज हमको आने वाली है, और हम जो पढ़ेंगे हमें ये बारीकियां पहले से पता होना चाहिए, ताकि हम लोग जो प्रोटोकॉल तय करेंगे ना, आपको और मुझे पूरे प्रोटोकॉल क्लियर होना चाहिए दोस्तों। कैसे? क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन सिक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। आपकी बॉडी में जो नर्व के लेवल पर जो सिनेप्सिस हो रही है, उस सिनेप्सिस के लेवल पर आपके नर्व फाइबर के द्वारा कुछ स्पेशल प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन किया जाता है, जो नर्व के इंपल्सेस के लेवल पर, यानी वहां पर जो कंडक्शन की प्रोसेस होती है उसके लेवल को मेंटेन करता है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, नर्व फाइबर भी यहाँ पर दो प्रकार में क्लासिफाई किया जाता है ना। पहला होता है, आप लोगों ने बहुत जगह नाम सुना होगा, एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर एंड कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। बहुत सारे आप में से कई दोस्तों ने ये चीज यहाँ पर यूटिलाइज की होगी, है ना। एड्रीनर्जिक, जैसे कि नाम से दर्शा रहा है दोस्तों, एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर नॉर एड्रेनालिन के सिक्रेशन को करवाता है। अब नॉर एड्रेनालिन कहां पर बनता है, हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में, है ना, याद रख लेना दोस्तों। नॉर एड्रेनालिन जो नर्व फाइबर को सिक्रेट करता है, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रेट करता है, वो यहाँ पर एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा आप, ठीक है। दूसरा होता है कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। अब कोलिनर्जिक मतलब सीधे जाइए एसिटाइल कोलिन। कोलिनर्जिक नर्व फाइबर एसिटाइल कोलिन को सिक्रेट करता है। हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी पढ़ा था कि यहाँ पर नर्व एंडिंग से एसिटाइल कोलिन सिक्रेट हुआ और उसने सॉरी पूरी प्रक्रिया को निर्धारित किया, ठीक है। ये काम हमको पूरे नर्वस सिस्टम में पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट पार्ट, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमीटर कितना है, मोटा है, पतला है, क्या है ना, याद रखना दोस्तों। एलेंगर, ये एक साइंटिस्ट थे, एलेंगर और गैसर। एलेंगर और गैसर दोनों साथ में काम करते थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने नर्व फाइबर को उसके डायमीटर यानी थिकनेस और इंपल्सेस के कंडक्शन के वेलोसिटी के आधार पर, ये मतलब कितनी मात्रा में इंपल्सेस को लेके जा रहे हैं और इनकी मोटाई कितनी है, उसके आधार पर नर्व फाइबर को तीन प्रकार में डिवाइड किया था दोस्तों। टाइप ए नर्व फाइबर, टाइप बी नर्व फाइबर एंड टाइप सी नर्व फाइबर, तीन प्रकार में। और उन्होंने डायरेक्टली कहा था इन फाइबर में से टाइप ए नर्व फाइबर सबसे मोटा होता है और टाइप सी नर्व फाइबर सबसे पतला होता है। इसीलिए उनके आधार पर उन्होंने पूरी बॉडी में जब स्टडी किया, ब्रेन के लेवल पर, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर, तो तीन प्रकार के नजर आए, एक सबसे मोटा, एक सबसे पतला और एक बीच का, ठीक है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर टाइप सी सबसे थीन होता है ना। और इसी टाइप सी में भी एक और नया टाइप 4 फाइबर का निकला, लेकिन उसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन केवल टाइप सी फाइबर को छोड़कर सभी नर्व फाइबर माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है। टाइप सी को छोड़ दो, टाइप और टाइप बी दोनों माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है। आपको याद रखना कितना इंपॉर्टेंट हो गया। और जब इंपॉर्टेंट हुआ, फर्दर स्टडी हुई, फर्दर साइंटिफिक एवोल्यूशन किया गया, जो टाइप ए नर्व फाइबर था उनको फिर से डिवाइड कर लिया गया, उनको चार प्रकार में देखा गया दोस्तों। और ये चारों प्रकार बहुत डीप में जाकर काम करते हैं। टाइप ए अल्फा यानी टाइप 1 नर्व फाइबर, टाइप ए बीटा यानी कि टाइप सेकंड नर्व फाइबर, टाइप ए गामा यानी कि वहां पर जो टाइप ए में गामा नर्व फाइबर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। टाइप ए डेल्टा या टाइप थर्ड नर्व फाइबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं वेलोसिटी ऑफ नर्व इंपल्स के आधार पर आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा हूं। लास्ट चीज आपको बता रहा हूं, एक नर्व फाइबर के माध्यम से
जब भी इंपल्सेस जाएगी एक नर्व से दूसरे नर्व के लेवल पर, उसकी वेलोसिटी यानी कितनी मात्रा में जा रही है उस फाइबर की थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपकी बॉडी में कहां पर आपको नर्व इंपल्सेस भेजना है, उसकी जो थिकनेस है नर्व फाइबर की, जितनी थिकनेस है उतनी वेलोसिटी के साथ में आगे की तरफ नर्व फाइबर में इंपल्सेस को कंडक्ट करेगा, उतनी मात्रा में नर्व इंपल्सेस को वेलोसिटी के हिसाब से लेकर जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू केयर एंड क्योर ऑल पर्पसेस। अब आप में से कितने लोग हैं मुझे दिल से बताइएगा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि S1 1000 और F1 1000 को यूज कीजिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये प्रोटोकॉल? मेरे गुरुदेव से जब मैंने बात की, जो एमडी कार्डियोलॉजिस्ट है, बोले यार ये चीज हमारे पास नहीं है यार, नहीं तो हम तो चमत्कार कर देते हैं। मैंने कहा सर हमको इलेक्ट्रोमोपैथ वालों को ले लो साथ में, चमत्कार पे चमत्कार हो जाएंगे। याद रखना, यहाँ जब भी कोई पैरालिटिक कंडीशंस होती है, जनरल टॉनिक, नेचुरोटॉनिक और स्लास अगर आप साथ में चलाते हो ना, इट मस्ट बी न्यूरो प्रोटेक्टिव। आप यहाँ पर जो न्यूरोबियान फोल्ड वगैरह जो इंजेक्शन लगाते हैं, याद है आपको, उससे 10 गुना तेजी से काम करा सकते हो। वो तुरंत काम करेगा, ये थोड़ा डिले काम करेगा, लेकिन इसको क्रॉस कर जाएगा। आपने कछुए खरगोश की कहानी सुनी है ना, ये धीरे काम करेगा लेकिन उससे ज्यादा फास्ट निकल जाएगा आगे। याद रख लेना, नहीं तो करके देख लेना, आपको रिजल्ट 100 गुना बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों, है ना। 100% आपको यहाँ पर रिजल्ट नजर आएंगे, और वही रिजल्ट आपकी टेबल प्रैक्टिस को 4 गुना बढ़ाते हैं, 4 गुना बढ़ाते हैं, है ना। याद रख लेना इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सारा नर्व के बारे में बता दिया। अब हम ये बात करते हैं, ये क्या मैंने डायग्राम बनाया आपको, है ना। ये क्या बवाल है, ये पूरा आपको ये बताया जा रहा है। यहाँ S1 F1 1000 में दे रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप न्यूट्रिशन में दे रहे हो तो क्या कर रहे हो। नर्व फाइबर की प्रॉपर्टी होती है, भाई मेरी प्रॉपर्टी क्या है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी क्वालिटी वाली प्रॉपर्टी क्या है ना, आप क्या करते हो, है ना। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गुण पाए जाते हैं, है ना। जब आप यहाँ पर देखते हो, एक्साइटेबिलिटी देखते हो, कंडक्टिविटी देखते हो, है ना, ये क्या चीज है, याद रखना ये गुण है, नर्व फाइबर के गुण है कि नर्व फाइबर काम क्या कर रहा है आपकी बॉडी में। तो सबसे पहले मैं जैसे आपको एक्साइट कर रहा हूं कि नहीं यार देखो, नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छी पकड़ हमारे इलेक्ट्रोमोपैथ की है, लेकिन हम समझते नहीं। अब समझ रहे हैं हम, एक्साइटेबिलिटी एक प्रकार का फिजियोकेमिकल चेंजेस होता है दोस्तों। हम कहते हैं ना, और सेक्स के बारे में सोच रहे हैं यार, आप देखो पेनिस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट देखो, लेडीजों का ब्रेस्ट में खिंचा होकर अगर वो सेक्स के बारे में सोचती है ना, हार्डनेस आ जाती है। ऐसे कैसे हो जाता है भाई, ऐसे कैसे हो रहा, ये केमिकल हो रहा है ना। यानी यहाँ पर केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। तो ऐसे ही हर जगह जब नर्व इंपल्स जाएगा, एक्साइटेबिलिटी एक प्रकार का फिजियोकेमिकल चेंजेस होता है। फिजियोकेमिकल आपके बॉडी में होने वाला केमिकल चेंजेस, जो स्टिमुलस के अप्लाई करने के बाद टिश्यू में उत्पन्न होता है। आपने माइंड में अप्लाई किया हो, अरे यार सेक्स के प्रति भावना जागृत हुई है ना, या आपको कहीं पर कोई चीज, मतलब कोई मेडल मिल गया, या आपका बहुत अच्छा पेशेंट ठीक हो गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो आपको अंदरूनी एक स्टिमुलस हुआ, उसके अप्लाई करने पर टिश्यू में चेंजेस उत्पन्न हो गया, है ना। ये स्टिमुलस एक प्रकार का एक्सटर्नल एजेंट हुआ, एक्सटर्नल एजेंट है जो आपकी बॉडी में आकर आपके टिश्यू को एक्साइटेबिलिटी उत्पन्न करना है, आपके टिश्यू को एक्साइट कर दिया दोस्तों, है ना। तो अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस होते हैं, अच्छे बुरे सब तरह के होते हैं, है ना। अपनी स्वयं की एबिलिटी, तो उस स्टिमुलस की भी अपनी एबिलिटी होती है दोस्तों, है ना। याद रखना, जिसको हम बोलते हैं क्रोनेक्सी, इसको हम बोलते हैं क्रॉनेक्सी। ये जो क्रॉनेक्सी होता है, इसको माइंड में फिट कर लेना वर्ड को। मेडिकल साइंस का, मॉडर्न साइंस का, ये क्रॉनेक्सी एक पैरामीटर होता है दोस्तों, है ना। एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है, जो नर्व फाइबर की जो कंडक्शन होती है, उसकी जो कंडीशन होती है, उसको डिटर्मिनेशन करता है कि ये नर्व फाइबर की क्वालिटी क्या है, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। इस नर्व फाइबर की कंडीशन को ये डिटर्मिनेशन करता है, और इसीलिए क्लिनिकल नर्व फाइबर के डेप्थ को क्रोनेक्सी के मेजरिंग के द्वारा डिटर्मिनेशन किया जाता है। जब आप मॉडर्न साइंस के लेवल पर काम कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रोनेक्सी होता है,
ये जो क्रोनेक्सी होता है, ये क्रोनेक्सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नर्व फाइबर कैसे काम कर रहा है, नॉर्मल है या नहीं है ना, ये तुरंत डिटर्मिनेशन कर लेता है। और ये क्रोनेक्सीमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। अगर ये करना हमने सीख लिया ना, वी आर द बेस्ट। क्यों? क्योंकि नर्व फाइबर का एक्साइटेशन के लिए अनसेल की तुलना में बहुत लो थ्रेशोल्ड होता है, बहुत ही लो थ्रेशोल्ड होता है ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमने पढ़ा जितना थिक उतनी ज्यादा वेलोसिटी, है ना। एक सेल से सेल में कंडक्शन, तो वो तो सेल जंक्शन है, तुरंत वहां पर काम होता है, इसलिए वहां पर हाई वेलोसिटी है। लेकिन एक नर्व के लेवल पर बहुत ही लो थ्रेशोल्ड पाया जाता है दोस्तों। और यही कारण है हमें पता होना चाहिए कि स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। अगर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूं तो आप बोर नहीं होंगे, है ना। और अगर मैं आपको अच्छी तरीके से नहीं बता पाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, कई लोग भाग जाएंगे। हमारे ग्रुप में करीब 250-300 लोग हैं, लेकिन शायद मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ। 100 लोग, 125 लोग बड़े मुश्किल से जुड़ते हैं, है ना। शायद मेरी कमी है। याद रखना, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब एक नर्व फाइबर को स्टिमुलेटेड होता है दोस्तों, तो स्टिमुलस की जो स्ट्रेंथ होती है, आप कितनी ताकत में उसको स्टिमुलेट कर रहे हो, वो सबसे बड़ी ताकत होती है नर्व फाइबर के लेवल पर, है ना। इसीलिए आप इस चीज को समझो, मैं आपको कह रहा हूं, जब S1 F1 पॉजिटिव में इतना न्यूट्रिशन दे सकते हैं, तो जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, वो भी S1 1000 F1 1000 की एनर्जी प्रोवाइड करोगे, उसकी एनर्जी कितना पावरफुल एनर्जी दोगे, कितना आप वहां पर स्टिमुलस के स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करा रहे हो, है ना। और इसीलिए जब यहां पर आपने स्टिमुलस देखा, एक फिजिकल फिजियोलॉजिकल लेवल पर, एक नर्वाइन लेवल पर, दैट इज बेसिक डिफरेंसेस। इसीलिए जब स्टिमुलस के रिस्पांस को देखोगे, आप यहां पर दो चीज देखोगे। एक चीज को देखोगे, नर्व का इंपल्सेस, यानी एक्शन पोटेंशियल व्हिच इज क्रिएटेड बाय F1, है ना। इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल या लोकल पोटेंशियल S1 के द्वारा, है ना। याद रखना, ये क्या होता है। जब आप एक्शन पोटेंशियल देख रहे हो या नर्व पोटेंशियल देख रहे हो दोस्तों, नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है जब जब एक एडिक्वेट स्ट्रेन, मतलब पर्याप्त मात्रा में कोई ताकत वहां पर किसी चीज को स्टिमुलेट कर रही है, उसी स्टिमुलस के द्वारा स्टिमुलेटेड होता है, ठीक है। स्टिमुलस की जो एडिक्वेट स्ट्रेंथ बहुत आवश्यक होती है नर्व फाइबर को एक्शन पोटेंशियल में प्रोड्यूस करने के लिए। यानी यहां पर आप एडिक्वेट स्ट्रेंथ दे रहे हो, नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रही है ना। अगर मैंने थोड़ी बहुत कसर डाल दी तो आप छोड़ दोगे, यानी वहां जनरेट नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाकर आपको बता दिया, आपने पूरी ताकत लगाकर उसका उपयोग कर लिया, रिजल्ट आपको मिल गया, आप मान के चलो मैंने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया। यानी यहां पर आपका बॉडी के लेवल पर जो एक्शन पोटेंशियल आपने प्रोड्यूस किया, वो उस स्टिमुलस का थ्रेशोल्ड होता है। मिनिमल स्टिमुलस कहते हैं इसको, कि इतने पार्ट में इतने प्रेशर से इतनी स्ट्रेंथ का अगर मैंने स्टिमुलेशन दे दिया, आप वहां पर स्टिमुलेट हो जाओगे और आपका थ्रेशोल्ड एक्टिव हो जाएगा, अर्थात एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेटेड होता है। प्रचार प्रसार कर रहे हो आप, प्रसारित कर रहे हो आप, है ना। रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से इंपल्स छोड़ दिया गया। मैं भी वही काम कर रहा हूं, आपको यहाँ लाइव बता रहा हूं, लेकिन आप सुन रहे हो आपके माइक में, है ना। मैं जो बोल रहा हूं उसके 2 मिनट बाद आपको सुनाई दे रहा है ना। ये चीजें फ्रीक्वेंसी में जा रही है, दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेटेड, यानी प्रचार प्रसार होगा। याद रखना इस बात को, है ना। ये एक्शन पोटेंशियल या पर्टिकुलर नर्व इंपल्सेस का लेवल जनरेट करता है। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल, यानी यहां पर इलेक्ट्रिकल लेवल पर हो रहा, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, लोकल पोटेंशियल लेवल पर हो रहा है, तो आपको याद रखना है, जब भी कोई स्टिमुलस सब लेमिनल स्ट्रेन का, यानी सबकॉन्शियस, वहां पर अचेतन है ना, वहां पर आपको मैं कोई ऐसे स्ट्रेन का इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपको जनरेट करा दूं दोस्तों, तो केवल और केवल इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल डेवलप होता है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होता। आपने वहां पर टॉनिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, तो उस यहां पर क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। लेकिन जब यहां पर इलेक्ट्रोटॉनिक की बात करोगे, आप उस ऑर्गन का लेवल पर ताकत डाल रहे हो, है ना, उस ऑर्गन के माध्यम से पोटेंशियल डेवलप कर रहे हो, लेकिन एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं कर रहे हो दोस्तों। याद रखना, है ना, वहां एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होता। ये एक इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल नॉन प्रोपेगेटेड होता है, अप्रसारित, गैर प्रचारित, यानी ये उस लोकल लेवल पर ही काम करता है, वहां बाहर आकर नहीं बोलेगा कि मैंने ऐसा कर दिया, ये वो लोकल लेवल पर होगा, दैट इज कॉल्ड। इसलिए
हमारे इलेक्ट्रोमेकेनिक के मेडिसिन इसी प्रकार से काम करती है। लोकल लेवल पर न्यूट्रिशन दे दो या जनरल लेवल पर पूरी बॉडी के लेवल पर जाना है, नेगेटिव में जाना पड़ेगा। याद रख लेना, दैट इज द साइंस, है ना। तो ये एक्साइटेबिलिटी, आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन को एक्साइट कर रहे हो दो तरह से, एक न्यूट्रिशन के लेवल पर, एक नर्वाइन लेवल पर। आपको डिसाइड करना है कि मुझे न्यूट्रिशन के लेवल पे करना है या फिर नर्वाइन लेवल पर करना है। दैट इज द बेस्ट साइंस। ठीक है। दूसरी बात, एक्साइट आपने कर लिया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया। अब दूसरी बात आती है कंडक्टिविटी। आप एक दूसरे को कैसे कंडक्ट कर रहे हो। एक कंडक्टर क्या काम करता है, बस में बैठोगे, ला भाई पैसे दे टिकट के, मैं तेरे को वहां छोड़ दूंगा, इतना पैसे का इतना बड़ा टिकट, है ना, आप करते हो ना, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। यहां पर भी कंडक्टिविटी नर्व फाइबर की वो एबिलिटी होती है जो स्टिमुलेशन के एरिया से अन्य एरिया को नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिट करने का काम करती है। यानी मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये सब पता लग गया, मैं आपको कंडक्ट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मैं आपको बता रहा हूं कि देखो ऐसे काम करता है, और इसीलिए एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्सेस के रूप में नर्व फाइबर के माध्यम से एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर पर जब ट्रांसमिट होती है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, है ना। सामान्यतः बॉडी के एक्शन पोटेंशियल केवल और केवल एक डायरेक्शन में होता है। याद रखना, ऑल और नन लॉ है ये, कि एक ही डायरेक्शन में आपका नर्व इंपल्स जाएगा। ऐसा नहीं कि यहां गया और फिर पुनः आ गया, ऐसा नहीं, एक ही नर्व एक ही डायरेक्शन में जाएगा, यानी एक ही डायरेक्शन में एक नर्व से दूसरे नर्व फाइबर के माध्यम से ट्रांसमिटेड होता है। इसीलिए एक्शन पोटेंशियल के कंडक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, अगर आपने याद कर लिया, आपने समझ लिया, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि जब मेरे जैसे छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार का बंदा आज इतना मतलब कोशिश कर रहा है अच्छे करने की, तो आप लोग तो ऐसी जगह बैठे हो जहां आपको लिटरेचर, मुझे तो किताबें भी नहीं मिलती थी दोस्तों, आप लोगों के पैसे से मैंने किताबें खरीदी और पढ़ी, और आपको मैं बता रहा हूँ। सोचिए आप मेरी हालत, है ना। इसीलिए मैं, जब मुझे अगर ये चीज पहले मिल गई होती, मैं आज आपको पढ़ा रहा होता क्या, आज मैं 100 पेशेंट पर डे देख रहा होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना दोस्तों, जब हम यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं ना, तो डीपोलराइजेशन होता है। आपने हार्ट के लेवल पर अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। डीपोलराइजेशन नर्व फाइबर में स्टिमुलेशन के साइड से सबसे पहले उत्पन्न होता है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने हार्ट की पूरी लाइन देखी है। ये होता है ना, PQRST। ये देखो, यहां से वेव जनरेट हुई, यहां पर आई, ये डिपोलराइजेशन हुआ, ये रिपोलराइजेशन हुआ, है ना। याद रखना दोस्तों, सबसे पहले डिपोलराइजेशन होगा, नर्व फाइबर स्टिमुलेशन के साइड में सबसे पहले उत्पन्न होगा, और इसी के कारण नेबरिंग एरिया में, जो उसका पास का एरिया है, डिपोलराइजेशन कॉज होता है। और इसी के कारण डिपोलराइजेशन जब कॉज हुआ दोस्तों, नर्व फाइबर में ट्रेवल करता है, ये पूरे नर्व फाइबर में ट्रेवल किया दोस्तों, है ना। और डिपोलराइजेशन के तुरंत बाद यहां पर फिर से रिपोलराइजेशन होता है। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कंडक्शन थ्रू माइलिनेटेड नर्व फाइबर या साल्टेटरी जिसको कंडक्शन कहते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर नर्वस सिस्टम। आप जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करोगे ना, यहां पर कंडक्शन थ्रू माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, इसके थ्रू जो कंडक्शन हो रहा है, या जो साल्टेटरी मूवमेंट हो रहा है, साल्टेटरी कंडक्शन मतलब साल्ट, साल्ट मतलब सोडियम, याद रख लेना, सोडियम, है ना। साल्टेटिक कंडक्शन नर्व जो इंपल्सेस होते हैं उसके कंडक्शन का वो रूप होता है दोस्तों, जिसमें एक इंपल्सेस एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करती है, उसको साल्टेटरी कंडक्शन कहता है। ये देखो सिंपल सा मैंने बनाया, यहां से इंपल्स आ रहा है, ये आपके नोड्स है, यहां से जंप किया, यहां पर देखो यहां आ गया, है ना। इसी को आगे बताया मैंने, यहां आ गया। अब यहां से ये इंपल्स जंप किया, देखो यहां आ गया, है ना। ये जंपिंग एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर जंप करता है दोस्तों, इसको हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, है ना। इसका महत्व क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जब आप नोड के ऊपर कंडक्शन कराते हो, इसकी वेलोसिटी बहुत फास्ट होती है। साल्टेटिक कंडक्शन का जो सिग्निफिकेंट होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। साल्टेटिक कंडक्शन इंपल्सेस के फास्टर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि आपने माइलिनेटेड नर्व फाइबर के लेवल पर इस कंडक्टिविटी को जनरेट करा दिया, यू कैन क्योर ऑलमोस्ट ऑल डिसीजेस which is directly related to saltated conduction। यानी कहीं पर इंपल्सेस कंडक्ट नहीं हो पा रही है, आप वहां पर इमीडिएट आरई को लगा दीजिए,
इमीडिएट आरी को लगा दीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर के माध्यम से होने वाले इंपल्सेस का जो कंडक्शन होता है, नॉन माइलिनेटेड फाइबर के माध्यम से होने वाले कंडक्शन से 50 टाइम फास्टर होता है, 50 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला, इससे नॉन माइलिनेटेड से माइलिनेटेड फाइबर 50 गुना ज्यादा तेजी से कंडक्शन करता है ना। अगर ऐसा होता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल पूरे नर्व फाइबर के माध्यम से एक नोड ऑफ रेनवेयर से दूसरे नोड ऑफ रेनवेयर के ऊपर जंप करके फट 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 करके वहां पर ट्रेवल करता है ना। टीवी में आपने देखा होगा बहुत बार, एक चमकती हुई लाइट गुजरती है, इसे बार बार आपको बताती है। ये क्या है? ये एक नोड ऑफ रेनवेयर से दूसरे नोड, दूसरे से तीसरे नोड, वहां पर जो जंपिंग होती है, दैट इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन, जो पूरे नर्वस सिस्टम में बहुत ही इमेजिनरी वर्क के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ना। इसीलिए साल्टेटरी कंडक्शन का मैकेनिज्म आप समझ जाइए दोस्तों। मेरा मानना है यू आर द बेस्ट। किस ऑर्गन को न्यूरोलॉजिकली आपको कवर करना है, आप केवल ये प्रमोट करा दीजिए। कैसे प्रमोट कराओगे? आपको पता होना चाहिए, माइलिन शीथ आयन को परमेबल नहीं करती है। जो ये माइलिन शीथ होती है, आयंस को परमेबल नहीं करती है, याद रख लेना। कभी भी कोई आयन इस माइलिन शीथ में परमेबल नहीं होता है, फिर से मैं बता रहा हूं आपको। इसीलिए जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फूड होता है ना, आपका नर्व वहीं जा रही है, वही एक्स्ट्रा सेल्युलर फूड मौजूद है। उस एक्स्ट्रा सेल्युलर फूड से सोडियम की एंट्री नर्व फाइबर में केवल नोड ऑफ रेनवेयर से उत्पन्न होता है। ये जो गैप नजर आ रहा है ना, ये देखो सोडियम है ना, याद रखना। ये जो गैप नजर आ रहा है ना, इसी गैप में से सोडियम एक्स्ट्रा सेल्युलर फूड से निकलकर आपके माइलिन शीथ के अंदर चला जाता है। याद रखना, इसी नोड ऑफ रेनवेयर के माध्यम से, माइलिन शीथ से नहीं जाता है ना। अगर ये जा रहा है दोस्तों, सोडियम की एंट्री नर्व फाइबर में हो रही है, केवल और केवल नोड ऑफ रेनवेयर के लेवल पर हो रही है, यहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। क्लियर कट कर लेना, है ना। ये नोड में डीपोलराइजेशन को कॉज करता है, यहां पर डीपोलराइजेशन होता है, और इसीलिए इंटर नोड में डीपोलराइजेशन नहीं करता। याद रख लेना इस बात को, है ना। इसीलिए इंटर नोड में यहां पर डीपोलराइजेशन नहीं करते हैं, और इसीलिए डीपोलराइजेशन यहां पर सक्सेसिव नोड्स में ही होता है। यदि आपका ये सक्सेशन दिख रहा है ना, यहां था, यहां आया, यहां आया, ये सक्सेसिव नोड्स जो होते हैं वहीं पर ये ट्रांजैक्शन होता रहता है, और इसीलिए एक्शन पोटेंशियल एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करता है। इसीलिए इसे हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, जो हमारे नॉर्मल जितनी भी एक्शन पोटेंशियल होता है या नर्व इंपल्स होता है, उसको एक नर्व से दूसरे नर्व के लेवल पर कंडक्शन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंटली दोस्तों उस पूरी प्रोसेस को फॉलो करता है ना। इसीलिए हमें यह पता होना चाहिए, यदि हम किसी जगह पर न्यूट्रिशन देते हैं, तो न्यूट्रिशन केवल और केवल वहां पर लोकल जो पर्टिकुलरली उसके फंक्शंस है, उस लोकल फंक्शंस को ही मोटिवेट करता है ना। लेकिन हम जब यहाँ पर नर्व इंपल्सेस को जनरेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली, लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप देखते हो नर्व इंपल्सेस आया फिर रुक गया, और रुकने के कुछ समय के बाद फिर चालू हुआ। तो ये रुकने वाला पीरियड कौन सा कहलाता है? रिफ्रैक्टिव पीरियड, है ना। ये वो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है दोस्तों, जिसमें किसी भी लेवल पर, किसी भी रिस्पांस के लेवल पर नर्व किसी स्टिमुलस से कोई रिस्पांस नहीं देती। यानी यहां से आया, यहां आया, यहां पर गैप हुआ, यहां पर कोई भी नर्व का इंपल्सेस आया, कोई भी रिस्पांस वहां पर नर्व नहीं देती है। क्लियर कट है। और इसीलिए ये रिफ्रैक्टिव पीरियड यहां पर टिपिकली दो प्रकार में क्लासिफाइड होता है। एक होता है एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड, और एक होता है रिलेटिव रिप्रोडक्टिव पीरियड। जो एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, ये वो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है दोस्तों, जिसके दौरान नर्व किसी भी प्रकार के रिस्पांस को शो नहीं करती, कोई भी रिस्पांस शो नहीं करती। भले ही स्टिमुलस की स्ट्रेंथ पहले आए हुए स्टिमुलस से 10 गुना ज्यादा तेज हो, शो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे मेरे पास अभी काम है, बाद में बात करते हैं, चलो हटो, है ना। वो पहले उसको, पहले के स्ट्रेंथ वाले इंपल्स को उसको कंप्लीट करेगी, उसके बाद ही उसको रिस्पांस देगी, है ना। ये एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड कहलाता है। इसीलिए आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से चलती रहती है। आपके बॉडी का जो वर्क होता है बहुत ही साइमल्टेनियसली हर प्रकार के अप एंड डाउन को मैनेज करता रहता है। लेकिन जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, ये वो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है दोस्तों, जिसके दौरान नर्व फाइबर रिस्पांस को शो करता है दोस्तों, और स्टिमुलस की स्ट्रेंथ मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज होती है इसमें। यानी जो नर्व रिस्पांस आया मैक्सिमम लेवल तक आया, उसके बाद कोई भी रिस्पांस आया तो उसको रिस्पांस नहीं देगी। लेकिन जब मैक्सिमम रिस्पांस तक आया,
वो कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव रेट, उससे रिलेटेड, है ना। और तीसरा जो सबसे बड़ा गुण होता है समेशन का होता है, सबको मिक्स कर दो, समेशन, है ना। जब कोई सबलिमिनल स्टिमुलस अप्लाइड होता है, बार बार एक जगह पर आप किसी चीज को स्टिमुलेट करोगे तो क्या होगा, आप कहते हो ना हलवा खाओ, कितनी बार खाओगे, 100 बार खाओगे अजरन हो जाएगा, है ना। जब एक सबलिमिनल स्टिमुलस अप्लाइड होता है, नर्व फाइबर में कोई भी रिस्पॉन्स पैदा नहीं कर पाता, कोई भी रिस्पॉन्स पैदा नहीं कर पाता। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सबलिमिनल स्टिमुलस है बहुत वीक होता है दोस्तों। और यदि यदि एक या दो से ज्यादा स्टिमुलस अप्लाई होते हैं ना, तो 0.5 मिलीसेकंड 0.5 मिलीसेकंड के भीतर दोस्तों यहां पर या तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। इसीलिए ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों स्टिमुलस के साथ में समझा जाता है, दोनों को साथ में समझा जाता है, और ये इतना स्ट्रांग हो जाता है दोस्तों कि रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाता है ना। इस फिनोमिना को हम समेशन कहते हैं, यानी दो स्टिमुलस को एक साथ वहां पर स्टडी करके उसको फॉलो कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड समेशन। ठीक है। तीसरा, चौथा, एडाप्टेशन। जब किसी नर्व फाइबर को लगातार आप कई समय से बार बार स्टिमुलेट कर रहे हो, नर्व फाइबर की एक्सटेबिलिटी प्रारंभ से ज्यादा हो जाती है ना, ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बाद में क्या होगा, वो कितना भी स्टिमुलस करे वहां पर उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, धीरे धीरे रिस्पॉन्स कम हो जाए। अर्थात आप एक ससुराल में बार बार आपके ससुराल में घुसोगे ना, अरे जमी तो बार बार आता, आपको पूछेगा ही नहीं, है ना, आपकी जो वैल्यूबिलिटी होती है कम हो जाती है। ऐसे यहाँ भी होता है, अंत में जो नर्व फाइबर होते हैं ना दोस्तों, कुछ रिस्पॉन्स हो ही नहीं करता, शो ही नहीं करेगा वो। और यही कारण है इस फिनोमिना को एडॉप्टेशन या अकोमोडेशन कहते हैं, यानी उसने अडॉप्ट कर लिया, हाँ चले ये तो रोज होता रहता, आजा चल ठीक है, वो कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा लेकिन अडॉप्ट कर लेगा, एकोमोडेशन कर लेगा। इसीलिए जो एडॉप्टेशन का काज होता है वो क्या होता है, जब एक नर्व फाइबर लगातार कंटिन्यूस स्टिमुलेट होता है, डिपोलराइजेशन लगातार उत्पन्न होता है, बार बार डिपोलराइजेशन होता है, और जब बार बार डिपोलराइजेशन होगा, जो सोडियम पंप होता है ना उसको ये इनएक्टिवेट कर देगा। यहाँ हमने सोडियम पंप एक्टिवेट किया जब तो कंडक्शन हो रहा, लेकिन यहाँ पर बार बार आपका डिपोलराइजेशन होगा ना, सोडियम पंप इनएक्टिवेट हो जाएगा, और इनएक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, इसके एवज में क्या करेगा, वो पोटेशियम आयन को फ्लक्स कर देगा, पोटेशियम आयन को अंदर डालना शुरू कर देगा। वो इंक्रीज अगर हो गया तो ये वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इनफैटिगेबिलिटी। ठीक है, याद रखना, एक नर्व फाइबर कभी भी थकता नहीं है, इनफैटिगेबिलिटी होती है, कभी भी फटिग नहीं होता। याद रखना, फटिग का सीधा संबंध, जो आप कहते हो ना थकान आ रही, इसका सीधा संबंध नर्व से होता है, याद रख लेना। इनफैटिगेबिलिटी दोस्तों यानी नर्व फाइबर की कभी भी फटिग नहीं होता, ये लंबे समय तक कंटिन्यूसली स्टिमुलेटेड होते रहते हैं और थकते भी नहीं है। इसका कारण ये है, नर्व फाइबर एक समय में एक्शन पोटेंशियल को एक को ही कंडक्ट करता है। मैंने क्लियर कहा कि पहले जो नर्व इंपल्सेस का मेरे पास कंडक्शन आया, पहले मैं उसको कंप्लीट कर लूं, इसके बाद दूसरे नर्व फाइबर की बात करूंगा, दूसरे नर्व फाइबर से नर्व इंपल्स लूंगा, अर्थात एक काम करूंगा उसके बाद दूसरा करूंगा। इसीलिए यहाँ पर जो नर्व फाइबर होती है उसकी जो थकान होती है वो पर्टिकुलर यहाँ पर नहीं पाई जाती है दोस्तों, कंटिन्यू। और ये कारण है समय से पूर्व ये रिफ्रैक्टरी होता है और दूसरे एक्शन पोटेंशियल को यहाँ पर कंडक्ट नहीं करता है, यानी ये रिफ्रैक्टरी हो जाएंगे, उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे कि चल भाई तू दूसरे नर्व फाइबर के पास जा, अभी काम नहीं है मेरे पास, दूसरे काम पड़े, दैट इज काम। याद रखना दोस्तों। और इसीलिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनको कहा गया ऑल और नन, है ना, ये ऑल और नन लॉ को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। अर्थात ऑल और नन लॉ कहता है एक नर्व पर वन वे डायरेक्शन में स्टिमुलस होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। ऑल और नन लॉ ये कहता है कि एक नर्व जब किसी स्टिमुलस के द्वारा स्टिमुलेटेड होता है दोस्तों, तो मैक्सिमम रिस्पांस देता है, मैक्सिमम रिस्पांस, या तो फिर किसी भी प्रकार का रिस्पांस नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड ऑल और नन लॉ। यानी एक नर्व इंपल्सेस दिया, आपको रिस्पांस देगा या फिर रिस्पांस नहीं देगा, है ना। ये दोनों ऑल और नन लॉ के लेवल पर यहाँ पर आपका नर्व फाइबर काम करता है। दैट इज ऑल अबाउट बेसिक फिजियोलॉजी, है ना। अब हम बात करेंगे एनाटॉमिकल लेवल पर, डीजनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर। अभी टाइम हो चुका है, हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। Power on. You plugged into Nirvana.
जी निशा कुमारी जी, डॉक्टर निशा कुमारी। हेलो जी हाँ बोलिए। नमस्कार गुरुदेव। नमस्ते मैम। सर बहुत बढ़िया क्लासेस सर, बहुत मजा आ रहा है सर पढ़ के, और बहुत सारी चीजें इतने क्लियर होते जा रही है सर, प्रैक्टिस में तो चार चांद लग रहा है सर। और थैंक यू निशा। बाकी सर एक दो फीडबैक देना चाहूंगी सर, अगर आप कहो तो। बिल्कुल बोलिए मैम। सर क्या जादू दिया है सर आपने, जीटी और एंटी। बिलीव नहीं होता, एक स्किन के पेशेंट था सर मेरे पास में, उसको काफी दिन से मैं ट्रीट कर रही थी। उसको मैंने S5C5 एक्सटर्नल के लेवल पे दिया था लगाने के लिए, बाकी S3C3 चल रहा था सर खाने को, लेकिन उतना रिजल्ट मुझे नहीं मिला सर। जीटी ओनली मैंने पेशेंट को 3 दिन दिया, वो भी प्लेन, और पेशेंट को बोला कि 10-10 ड्रॉप आप जब ये 1 लीटर पानी में इसको आप डाल करके लो। अब पेशेंट सर 3 दिन के बाद आती है मेरे पास, कहती है मैडम ये क्या दे दिया आपने, इतना दिन से ट्रीटमेंट कर रहे थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, हल्का हल्का। उसके स्किन में क्या था सर, पूरे कांटादार स्किन आता था, 3 दिन में पूरा झड़ गया और प्लेन हो गया। मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ सर, ये क्या हो रहा है। बहुत इतने बढ़िया। अच्छे लगे सर। अभी मैंने ऑडियोज बनाए हैं, जनरल जी टॉनिक सर, नेचुरल और टॉनिक। मैंने प्लेन दिया था जीटी, ओनली जनरल टॉनिक सर, इसमें मुझे ऐसा रिजल्ट मिला। बाकी बहुत बढ़िया। और भी प्रोटोकॉल लगाऊंगी तो कैसा रिजल्ट मिलेगा सर, मुझे तो खुद बिलीव नहीं हो रहा। थैंक यू सर, थैंक यू आपको। मैं ऐसा धन्यवाद बात करना चाहूंगी सर जिसने मुझे आपसे मिलाया, नहीं तो पहले मेरा तो और भी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाता। है। थैंक यू मैम। बाकी सर एक और फीमेल पेशेंट थी, उसको 2 महीने से सर डिलीवरी के बाद उसका ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था कंटिन्यू। उसने गायनिक डॉक्टर जो थी, उन्होंने एलोपैथ उसको कंटिन्यू ट्रीट कर रही थी, लेकिन उसका जो है ब्लीडिंग सर कम तो हो रहा था, लेकिन पूर्णतः बंद नहीं हो रहा था। मैंने सर जी बी का मैंने 3 डोज दिया 200 में, उसके 2 दिन के अंदर उसका ब्लीडिंग पूरा का पूरा बंद हो गया सर। थैंक यू सर, आपको हैंड्स अप सर, हैंड्स अप। बहुत बहुत बधाई मैम, बहुत बहुत बधाई। सर ये सब आपका कमाल है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी विनोद सर, डॉक्टर विनोद सर। विनोद सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया विनोद सर। याद आ रही थी मैं कि आज बात कर लेता हूँ, काफी टाइम। हाँ जी। सर ये जो नर्व के लेवल पर डॉक्टर गौरव ने एक बार बताया था, लो बीपी वाले पेशेंट में रेडियल नर्व पर लगाई थी हमने उस टाइम पर। हाँ 100% रिजल्ट मिलेगा बॉस। वही चीज तो हाँ मैंने बताया ना अभी कंडक्टिविटी का। गौरव सर ने मुझसे 1 घंटा डिस्कस किया था सर उस बात पर। बहुत बढ़िया। हाँ, का जी जब हमारा बैच चल रहा था पहले पुराना सीएनएस का, उस टाइम की बात है जी। ये। और इसको दूसरी तरीके से प्रूव किया है हमारे देवांगन सर ने सर। कैसे सर? आरी को वर्ड्स पे लगा दो आप। जी जितने भी बॉडी पे जहां जहां वर्ड्स होते हैं आरी को कंप्रेस करा दो आप मुझे जी बताना 1 महीने बाद कहाँ है वो। जी केवल आरी को, आप इंटरनल में मत दो कुछ, केवल आरी लगाओ। तो ये नर्व के लेवल पर आपने वो न्यूट्रिशन पैदा कर दिया कि वो काट के फेंक देगा, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ना निकाल के बाहर फेंक देगा। बहुत बढ़िया। माइलिन शीट का रिडक्शन बहुत बड़ा रोल है हमारे नर्व फाइबर हाँ के लेवल पर। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल डैमेज डैमेज तो कितना भी लगा लो जोर, तो आप कवर नहीं कर पाओगे पेशेंट। बिल्कुल सर। हाँ, थैंक यू जी सो मच सर। जी जी जसविंदर सर, डॉक्टर जसविंदर सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जैसे पैरालिसिस आ चुका हो, उसको जैसे सेरिबल में न्यूरॉन नहीं बन रहे, तो उसमें सर क्या करेंगे सर? किस चीज में? जैसे पैरालिसिस हो गया सर ब्रेन में, हाँ हाँ। तो उसको सेरिबल में न्यूरॉन नहीं बन रहे सर, तो उसमें क्या करेंगे? आरी सर, आरी का स्टिमुलस देंगे ना हम। तो एक पेशेंट आया था सर, उसको मॉडर्न सेशन वालों ने कहा था कि इसको न्यूरॉन नहीं बन रहे, तो मैंने सर उसको जनरल टोनिक में D4 में RE डाल के दिया है सर।
सही किया है सर। बिल्कुल 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 टॉप क्लास काम किया सर। जी अभी सर। जनरल टॉनिक का आप मॉर्निंग क्लास में हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ मॉर्निंग जी, क्लास है ना। हाँ अभी जी, हाँ जी। मैंने आज 4 ऑडियो डाले जनरल टॉनिक के, है ना। ये मेरी मेहनत है इतने सालों की। आप तीन चारों, अभी तो 6 और डलेंगे। ये जो 4 है ना, ये लेटेस्ट अभी जो आए हैं, मैं आप लोगों के ग्रुप में भी डालने वाला हूँ, अभी आपको डाल दूंगा। जिनको चाहिए वो सुन लेना, है ना। मैं जी आपको सर। दावे से कहता हूँ, आप देखो आपके रिजल्ट 10 गुना बढ़ जाएंगे। ये नया प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने किया है, जी ठीक है सर। जी। सर जो आप अभी आरी व्हाट्सअप लगाने के लिए कह रहे थे सर, ये कौन सी पोटेंसी में लगाना है सर? सर D4 D1 में सर? D4 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 में, जी सर। एक सर वो मेरे वाला अप्रूवल डाल दिए सर, मैं करके दिखाऊं फिर अपने पर। क्या चीज सर, मैं भूल गया हूँ। सर वो जो SGOTPT कम नहीं हो रहा है और प्लेटलेट्स डाउन रहते हैं सर। ठीक है, मैं आपको डालता हूँ, है ना। ठीक है, बराबर जी, थैंक यू सर, जी। थैंक यू। जी प्रेम शंकर पासवान जी, डॉक्टर प्रेम शंकर पासवान, डॉक्टर प्रेम शंकर पासवान जी। दोस्तों मैं कल शाम 6 बजे बाद से सोया हुआ नहीं हूँ, मेरा सिर घूम रहा है ना। क्योंकि मेरे यहाँ इतनी हवा आंधी आई है, ये इन्वर्टर को मैं बाहर ले जाकर बैटरी चार्ज करके लाया हूँ। हमारे एरिया में टोटल लाइट बंद है ना। आप लोग जल्दी से जी। ग्रेस सोलोमान सर, डॉक्टर ग्रेस सोलोमान सर, डॉक्टर मुकेश बाबू गुप्ता सर। नमस्ते सर, सादर प्रणाम। जी मुकेश सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। जो जी हम कंप्रेस करते हैं और ब्रेन पे जो हेड ऑयल देते हैं सर, इन्हीं पल्स को रीजनरेट करा के जो हम काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप स्टिमुलेस दे रहे हो यहाँ पर, है ना। अभी मैंने कहा जी ना साल्टेटरी कंडक्शन जो है ना। जी अगर आप यहाँ पर ये दोनों चीज को समझ जाओगे, लोकल लेवल पर D4 से एक्सटर्नल और इंटरनल जब दे रहे हो, आप सोचो कहाँ जाके दे रहे हो। यू आर द बेस्ट। हम जो साइंस पकड़ के चल रहे हैं ना, अगर जी वक्त ने साथ दिया ना मुकेश सर, तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे ग्रुप में आप जैसे जो डॉक्टर जो एक्सटर्नल कंप्रेस पे काम कर रहे हैं ना, एक समय आएगा कि हमको देखो, हम लोग कहाँ पर इलेक्ट्रोपैथ को मेडिसिन को यूज करते हैं, कहाँ पर रिजल्ट मिलता है जी ना। सर। हमको ही नहीं समझ में आता कहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। आप सोचो हमारे हाथ में कुछ समय बाद वो मिलने वाला है जो शायद अभी तक किसी को नहीं मिला होगा, ठीक है ना। सर सियाटिका के लेवल पे जो एनाल्जेसिक बूस्टर को जो बोतल थेरेपी वाला जो कर रहे हैं ना सर 7 दिन तक, उसमें सर बहुत जी अच्छे रिजल्ट, 5 ड्रॉप डलवा के जो हम 1 हफ्ते तक वो कराते हैं। और वो जी तो बाकी रहे हैं, मगर सर जो वो बोतल थेरेपी करता है ना, उसको इजी भी हो गया। और सर उसको रिजल्ट इतने अच्छे मिलते हैं कि उसका पेन जो है ना, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे वो रिकवर होने लग गया है। तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सर उसका, तो बहुत बॉडी के बढ़िया सर, लेवल पे। थैंक यू सर बहुत उसके लिए। जी। जी सखाराम खांडे बराड़ सर, खांडे बराड़ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर अभी एक केस चल रहा है मेरे पास, फीवर का केस है। जी को 8 महीने से फीवर है सर, 105। जी फीवर अल्टरनेट रहता है सर, और पेशेंट काफ़ी जगह से रिटर्न हो चुका है। जी यहाँ तक सर उसको एनीमिया भी है, और ये पेशेंट काफ़ी बार एडमिट भी किया जा सका है औरंगाबाद लेवल पे। उसका बोन मैरो टेस्ट भी हुआ है और जी पेशेंट को रिजल्ट नहीं। पेशेंट को कंटिन्यू फीवर आता है 105 105। हम्म, मेरे पास जब पेशेंट आया, उसको देखा, जी मैं रिपोर्ट वगैरह उसके चेक किया, तो उसको सर मैंने सिर्फ हेड ऑयल, स्पाइनल ऑयल और लीवर पे कॉम्प्रेस दिया सर फर्स्ट। बहुत बढ़िया, शानदार काम किया आपने। लीवर ड्रॉप दिया सर, एनीमिया ड्रॉप दिया और ऑल वायरल ड्रॉप दिया सर। जी सर पेशेंट को अभी 5 दिन के अंदर टोटल फीवर नॉर्मल हो चुका है सर, बहुत बढ़िया। और पेशेंट वेल कंडीशन में है सर, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा। जी अरे विश्वास नहीं होता, इतना फास्ट पेशेंट। बोले मैं पिछले 8 महीने से परेशान हूँ, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ बोले, बड़े बड़े लेवल पे, और 3-4 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हुआ है, बट मुझे रिलीफ हो ही नहीं दे पा रहा हूँ जो आपकी दवा ने दिया है। और आज मैं खाना भी खा रहा हूँ, और उसका खून भी मतलब HB% 8 पॉइंट समथिंग है।
पहले 6 था, अब 8 पॉइंट हो गया है सर, और बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट। आज उसने सेकंड केस, सेम केस मेरे पास लाया था, सेम फीवर है उसको, और वो भी उसको 1 साल से। जी ये बहुत बढ़िया। शानदार। थैंक यू वंस अगेन सर आपका। और सर सेकंड केस है मेरे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस विद सीवियर वर्टिगो, और पेशेंट को इसके साथ काफ़ी प्रॉब्लम था, और पेशेंट का थायराइड ग्लैंड भी रिमूव किया जा चुका है, नमनेस है पेशेंट को काफ़ी, और पेशेंट खड़ी भी रही, इतना वर्टिगो है सर। जी और पेशेंट को थायराइड ग्लैंड निकालने के बावजूद भी पेशेंट को 150 mg की थायरोक्सिन टैबलेट चालू है सर। जी वो और बहुत बढ़िया, जी सर। बहुत बढ़िया सर, शानदार। आपका तो हर और चीज अभी उसका जो शानदार। DSH लेवल जी सर 1.3 पे आ गया है 9.3 का। बहुत बढ़िया, शानदार। और, जी और सर जी उनको इवन वो जो माला जप करते हैं, तो वो माला जप जी नहीं कर पा रही थी, तो आज माला जप कर रही है, चक्कर कम हो गया है, पेन कम हो गया, और बीपी की गोली कम हो गई है, गैसेस कम हो गया है, नमनेस कम हो गया है, और बहुत बहुत सेटिस्फाइड पेशेंट, बहुत अच्छा रिलीफ है सर, बहुत अच्छा। शानदार सर, शानदार। सर एक शुभ- सवाल पूछना चाहता हूँ सर आपको मैं, जी जैसे कि सर ये स्ट्रोक के अंदर जो कंसल्टिंग लेवल के सर लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि सिर्फ बीपी इसके अंदर बढ़ा हुआ चाहिए हम्म, सर जी। जी जो स्ट्रोक, जिनको स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो उनमें बीपी बढ़ा हुआ चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है सर? सर देखिए क्या होता है, जब ब्रेन स्ट्रोक आता है ना, तो या तो हाँ डायबिटीज के वजह से हो सकता है, बीपी के कारण हो सकता है। अब जो हाँ प्रेशर इफेक्ट होता है ना, ब्रेन के अंदर जो प्रेशर इफेक्ट होता है ना, वो इन्हीं ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वहां पर जनरेट होता है। ठीक है, अगर वहां पर उसका प्रेशर मेंटेनेंस नहीं होगा तो हाँ डेफिनेटली वहां पर बहुत नुकसान हो जाएगा। जी जो सर। टिश्यू का लेवल होता है ना, बहुत ज्यादा डैमेज होता है। ठीक है, इसीलिए हम वहां पर तुरंत उसको एब्जॉर्ब कराने वाली मेडिसिन देते हैं। जो एक्स्ट्रा टिश्यू के लेवल पर ब्लड लीकेज हो रहा है ना, उसको एब्जॉर्ब करा दो। जो वहां पर जितने भी थ्रोम्बोटिक या एम्बोलिक कंडीशन होती है, एम्बोलिज्म जो होता है, जो बाहर से आता है ब्लड क्लॉट, वो बहुत जी डेंजरस होता है। इसीलिए वहां मेंटेनेंस किया जाता है कि ज्यादा भी नहीं होना, कम भी नहीं होना, एक एवरेज लेवल पर मेंटेन होना। ठीक यस है सर, यस। ओके, जी, थैंक यू सर। इसलिए मैंने वाई का कहा सर, यस सर, इसीलिए मैंने यस वाई कहा कि वाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यस सर। जी जी ओके, थैंक यू सर। जी। धनश्री मैम, धनश्री मैम, धनश्री मैम, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर अभी नर्वस सिस्टम अच्छा लग रहा है। जब फर्स्ट टाइम सुना ना तो कॉम्प्लिकेटेड ऐसा लगता था, कितना बोरिंग है। लेकिन अभी ये सारा ऑल और नल और वो सारा है ना, वो नहीं सब अभी आज तो बहुत अच्छे से समझ गए। और जैसा जी कि आपने बताया कि थिक फाइबर रहेगा तो ज्यादा वेलोसिटी होता है, थिन रहेगा तो एक जी अपना जनरल लैंग्वेज में कि जब पतला वायर रहेगा तो ज्यादा वोल्टेज नहीं मिलेगा, जाड़ा वाला वायर चाहिए। तो ज्यादा बिल्कुल वोल्टेज सही, के लिए। तो ये बहुत बिल्कुल सारी सही है। बात बहुत अच्छे से समझ आई, इसलिए थैंक यू। जी जी मैम। जी डॉक्टर ग्रेस सोलोमन सर, डॉक्टर ग्रेस सोलोमन सर। हेलो सर। हाँ जी हाँ सर, सुन रहे हैं, तभी नहीं कनेक्ट नहीं हुआ था सर। जी, हाँ बोलिए आगे बोलिए। थैंक यू सर। बहुत दिनों से मैं लास्ट ईयर से ज्वाइन होना बोल रही थी, नहीं हो पा रहा था। आखिरी जी तो सीनियर क्लास के लिए मैं ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा पढ़ा रहे हैं, वेरी थैंक यू सो मच। जी और मैम, मेरा भी बर्थडे 20th में कोई है सर। मैं आज देखिए, चलिए आज बहुत कनेक्शन बढ़िया। आपको, चलिए आपको भी मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, जी सेम टू यू। जी वही मैं आज जी कनेक्ट करे वो टेलीग्राम पे सर, इसलिए मुझको क्या हुआ है 2021 को नहीं ज्वाइन हुई सर क्लास पे, कहाँ कैसे ज्वाइन होने का करके। और जी मिडिल मिडिल में पेशेंट अभी क्लिनिक बंद करके आपका क्लास के बैठ कर घर पे आ जाएगा पेशेंट, ऐसा हो रहा कोई है। तो कोई ठीक दिक्कत से नहीं नहीं। है। आप इस क्लास को वीडियो में भी देख सकते हो। ये आधे घंटे घंटे में वीडियो डल जाता है ऐप में। आप उसके बाद ऐप को, आपका पेशेंट मत छोड़ो, आप इधर लगा के कान में छोड़ दो। आपका सुनते जाओ, पेशेंट के भी सुनते जाओ, मेडिसिन देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में रिवाइज कर लो, इसीलिए तो ऐप बनाया मैडम।
ठीक है ना। ऐप का मतलब ही है, मैं जब तक जिंदा हूँ आपको सब मिलेगा उसमें ऐप में, ठीक है। हाँ सर, वो किधर देखना चाहिए? टेलीग्राम पे देखना चाहिए कैसा? आप क्या? मेरी ऐप में जाकर ही मिलेगा आपको। आप पार्ट 3 सीएनएस क्लास को क्लिक कीजिएगा, वहां पर आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां लिखा होगा कंटेंट, उस कंटेंट पे जाके क्लिक करेंगे या लाइव क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, सब पुराने जितने भी वीडियोस है सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी मैम, ठीक है दोस्तों, आज हम यही रखते हैं।